हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम पाठ 16वां देखेंगे, रोमांचकारी खेल। तो इस पाठ में देखिए, खेल का नाम लेते ही हमारे मन में क्या पैदा होता है? रोमांच पैदा होता है। जैसे कि यह जो पाठ है रोमांचकारी खेल, इस पाठ में कुछ ऐसी रोमांचकारी और साहसिक खेलों का वर्णन किया गया है। और इस खेलों में भाग लेने से हमारे अंदर क्या निर्माण होती है? निर्भयता, उमंग, आत्मानुशासन और प्रकृति से प्रेम क्या होता है? जागृत होता है। और जैसे कि देखिए, इस पाठ में कुछ ऐसे रोमांचकारी और साहसिक खेल हैं, जैसे कि स्कीइंग, केनाइंग और कयाकिंग, बलूनिंग, पैराग्लाइडिंग। इन खेलों का क्या किया है? वर्णन किया है। आया समझ में? अभी हम पाठ देखेंगे। स्वस्थ जीवन के लिए खेल आवश्यक है। अगर हमारा जीवन स्वस्थ और आरोग्यदायी होने के लिए खेल क्या है? बहुत आवश्यक है। इससे क्या होता है? हमारे अंदर चेतना जागृत होती है, खेलों के प्रति रुचि जागृत होते हैं और हमारा जो शारीरिक क्या होता है? एक्सरसाइज, यानी इसमें क्या होता है? साहसिक खेलों से हमारे अंदर क्या निर्माण होती है? निर्भयता और उमंग निर्माण होती है। यदि खेलों के साथ रोमांच, साहस और प्रकृति का संसर्ग जुड़ जाए तो फिर बात ही क्या है? संसर्ग यानी साथ। अगर हम यह खेल खेलेंगे, यानी कौन सा भी खेल खेलेंगे, तो खेलों के साथ हमारे अंदर रोमांच, साहस और प्रकृति का साथ जुड़ जाना चाहिए। तो फिर बात ही क्या है? पहाड़ों, नदियों और आकाश को समीप से जानने की क्या होती है? लालसा ने कई साहसिक एवं उमंग भरे खेलों को जन्म दिया है। देखिए, बहुत सारे खेल होते हैं, जैसे कि पहाड़ों पे चढ़ना, नदियों में जैसे कि आकाश में पैरासेलिंग करना, ये बहुत सारे, स्कीइंग, कैनाइंग है ना, बलूनिंग, पैराग्लाइडिंग, ये आदि सारे खेल होते हैं। इन खेलों से क्या होती है? हमारे अंदर साहसिक और उमंग भरे खेलों को जन्म दिया है। धरती, हवा और पानी तीनों जगह खेले जा सकते हैं। धरती, हवा और पानी तीनों जगह खेल खेले जा सकते हैं। ज़रूरत है केवल उमंग, जिज्ञासा और ऊर्जा की। बराबर है कि नहीं? ये खेल मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। स्थलीय खेल, स्थलीय यानी जैसे कि ज़मीन पर खेले जाते हैं। जलीय खेल पानी में खेले जाते हैं, तथा हवाई यानी आसमान में खेले जाते हैं। देखिए, अभी हम एक एक का वर्णन देखेंगे। पहला है स्थलीय खेल। स्थलीय खेल जैसे कि ज़मीन पे पथारोहण करना। पथारोहण यानी क्या? स्थलीय खेलों में पथारोहण, उसे ट्रैकिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैकिंग। तो पथारोहण साहसिक पर्यटन का एक हिस्सा है। पथारोहण में प्रकृति के साथ सीधा संपर्क स्थापित होता है। जैसे कि हम रास्ते पर ट्रैकिंग करते करते क्या होता है? हमारा आजू बाजू की जो प्रकृति है, आजू बाजू का जो वातावरण है, उसके साथ हमारा सीधा संपर्क बना रहता है। पहले जब यातायात के अधिक साधन उपलब्ध नहीं थे, लोग पैदल यात्राएं करके प्रकृति के कण कण से परिचय प्राप्त कर लेते थे। आज की सुविधापूर्ण ज़िंदगी में पथारोहण इतना कम हो गया है कि लोग इसे क्रीड़ा या शौक के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, पहले के ज़माने में कुछ साधन नहीं थे, बराबर है कि नहीं? तो लोग क्या करते थे? पैदल यात्राएं करते थे, और पैदल यात्राएं करते करते जो प्राकृतिक जो वातावरण है, उससे वो कण कण से वाकिफ़ होते थे। और आजकल बहुत सारी सुविधाएं निर्माण हुई, और सुविधापूर्ण ज़िंदगी में पथारोहण जैसे कि कम होता गया है। उत्तरी भारत की धरती पथारोहियों के लिए आदर्श एवं रोमांचकारी है। और उत्तरी भारत का जो हिस्सा है, वहाँ पर पथारोहियों के लिए ये क्या है? आदर्श और रोमांचकारी हिस्सा है। यहाँ पथारोहण के कई सुरम्य पथ हैं, जिन पर प्रतिवर्ष भारी संख्या में उत्साही लोग ट्रैकिंग करते हैं। और पथारोही उत्तर भारत की धरती पर लोग क्या करते हैं? प्रतिवर्ष भारी संख्या में ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं। जिनमें से मुख्य है, कौन कौन सी स्थल है? देखिए, केदारनाथ, वासुकी ताल, गंगोत्री नंदनवन तपोवन, जोशीमठ गोविंद घाट, हेमकुंड,
तवा घाट, पांगु नारायण आश्रम, ये क्या है, पथारोहण के लिए वहाँ पर लोग भारी संख्या में ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं। और पिंडारी ग्लेशियर, मिलन ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, उत्तर पर्वत आदि ये क्या है, ऐसे स्थान हैं जहाँ पथारोहण का भरपूर आनंद लिया जाता है। और कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर पथारोहण किया जाता है, वो स्थल भी वहाँ पर दिए हैं। और अपने आसपास के क्षेत्रों में पथारोहण का कार्यक्रम हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। कुछ उत्साही साथियों को तैयार करके ज़रूरत का सामान, गर्म कपड़े, छड़ी, नोटबुक आदि साथ ले पथारोहण पर जाकर देखिए। हर कदम पर नया रोमांच आपको निर्भीक, साहसी और जीवंत बना देगा। और हमें यह बताया कि हम अगर पथारोहण के लिए निकले तो जाते वक्त हमें क्या करना है, अपने जो साथी है और साथियों को क्या करना है, ज़रूरत का सामान, गर्म कपड़े, छड़ी, नोटबुक ये साथ हमारे साधन पथारोहण के लिए ले जाकर हर कदम पर नया रोमांच हमें क्या करता है, बनाए रखता है। उसके बाद है पर्वतारोहण, यानी दुर्गम पर्वत यानी क्या, शिखरों पे चढ़ना। दुर्गम पर्वत शिखरों पर चढ़ना क्या है, पर्वतारोहण। पर्वतारोहण से पूर्व शिलारोहण का अभ्यास एवं प्रशिक्षण लेना उपयोगी होता है। जब हम पर्वतारोहण करें तो उसके पहले हमें क्या सीखना पड़ता है, शिलारोहण करना, और उसका अभ्यास और प्रशिक्षण लेना हमारे लिए उपयोगी होता है। चट्टानों पर चढ़ने के लिए दक्षता, कौशल, तत्परता, सजगता और साहस की आवश्यकता हमारे लिए होती है। पर्वतारोहण के लिए पर्वतारोहण संस्थान से प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होता है, जैसे कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान और नैनीताल माउंटेनियरिंग क्लब जैसे कई अन्य संस्थान भी शिलारोहण तथा पर्वतारोहण का प्रशिक्षण देते हैं। और वहाँ पर जाकर हम क्या कर सकते हैं, पर्वतारोहण का प्रशिक्षण ले सकते हैं। शिखरों पर आरोहण करने के लिए उचित समय का चुनाव करके पथ प्रदर्शक के निर्देशानुसार आवश्यक सामान जैसे कि पिट्ठू, स्लीपिंग बैग, धूप का चश्मा, प्राथमिक चिकित्सा का सामान, ट्रैकिंग के जूते, नोटबुक एवं गाइड मैप आदि साथ ले जाना न भूलें। यानी अगर हम पर्वतारोहण करें तो जाते वक्त हमें क्या क्या लेकर जाना है, ये यहाँ पर बताया है। और मार्ग की कठिनाइयों को जीवन के नए अनुभव मानकर डायरी में वो लिखकर जाना है। जैसे कि फिर देखिए, जो दुर्गम चोटियाँ हैं, यानी जो बहुत कठिनाइयों से बनी हुई चोटियाँ होती हैं, उस चोटियों पर पहुँचते पहुँचते आपकी थकान किस प्रकार आनंद और ऊर्जा में बदल जाती है। पर्वतारोहण में केवल व्यक्तिगत आनंद ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि ऊंची चोटियों पर विजय प्राप्त करने वाले पर्वतारोहियों को क्या करना पड़ता है, मान सम्मान, ख्याति एवं देश का नाम उज्जवल करने का पुनीत गौरव भी मिलता है। आया समझ में। उसके बाद है स्कीइंग। अभी तक हमने पर्वतारोहण देखा है कि नहीं, और क्या देखा उसके पहले, पर्वतारोहण, पथारोहण ये देखा। अभी हम देखेंगे स्कीइंग। क्या देखेंगे, स्कीइंग। तो स्कीइंग यानी क्या, स्थलीय साहसिक खेलों में स्कीइंग सबसे अधिक लोकप्रिय खेल है। ये भी क्या है, एक स्थलीय खेल है। जैसे कि देखो, जोशीमठ के निकट स्थित अवली नाम का एक मैदान स्कीइंग का विश्व प्रसिद्ध स्थान है। कहाँ पर, अवली नाम का एक मैदान है, कहाँ पर, जोशीमठ के निकट। और बर्फ़ से भरी यह ढलान दुनिया भर के साहसी खिलाड़ियों के लिए आनंद और उत्साह भरी क्रीड़ाओं के द्वार खोल देती हैं। निर्मल बर्फीली ढालों पर स्कीइंग करने वाले खिलाड़ियों के लिए ये क्या है, सबसे उत्तेजक क्रिया है ऊंची कूद। कौन सी, ऊंची कूद। यह क्रिया देखिए, उसके साइड में जो चित्र है उसमें भी आपको दिखाई देगा। यह क्रिया विभिन्न प्रकार की ढलानों पर संभव होती है। इस खेल में भाग लेने के लिए आवश्यकता होती है स्कीइंग, बाइंडिंग, स्काइंग शूज़, आइस स्टिक और बर्फ़ में पहनने वाला चश्मा, दस्ताने व मंकी कैप। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आवश्यक होती हैं।
और बर्फ़ में फिसलने, कूदने और अपार सौंदर्य को अपने में समेटने का क्या है, ये एक सुनहरा अवसर है, जिसे कहते हैं स्कीइंग। उसके बाद ये जलीय क्रीड़ाएं। अभी तक हमने देखी स्थलीय क्रीड़ाएं और आज हम देखेंगे जलीय क्रीड़ाएं। जलीय क्रीड़ाओं के क्षेत्र में उत्तरी भारत पर तो प्रकृति ने मुक्त हस्त से अपना खजाना लुटाया है। यहाँ की सुरम्य झीलें, नदियाँ तथा बांध मनुष्य को आमंत्रण देते हैं। यहाँ की सतत प्रवाहिनी पवित्र नदियों एवं जलाशयों में क्या करती है, जल क्रीड़ाओं के नए नए रूप आज भी दिखाई दे रहे हैं। रिवर लिफ्टिंग, कयाइंग, पाल नौकायन आदि क्रीड़ाएं लोकप्रिय होती जा रही हैं। और हिमालय से निकलने वाली नदियों में जल क्रीड़ा का क्या है, विशेष आनंद होता है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, उत्तरी भारत में बहुत सारी पानी होने के बाद वहाँ पर इस क्रीड़ा का आनंद हम ले सकते हैं। उसके जल क्रीड़ा में है राफ्टिंग। अभी राफ्टिंग के लिए देखो चित्र में जो जहाँ पर नाम है उसके ऊपर चित्र भी है। राफ्टिंग के लिए गंगा का प्रवाह बहुत उपयुक्त है। रिवर राफ्टिंग बहती हुई नदी में नीचे से ऊपर की ओर जाती है और गंगा की धारा देवप्रयाग से आगे बढ़ते ही राफ्टिंग के अनुकूल हो जाती है। लगभग 70 किलोमीटर तक का यह हिस्सा ऋषिकेश तक राफ्टिंग के लिए आदर्श बन जाता है और गोवा के सुंदर समुद्री तट इन खेलों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। राफ्टिंग के लिए राफ्ट की आवश्यकता होती है। यह सिंथेटिक फाइबर की बनी होती है। एक राफ्ट में 6 से 8 लोग होते हैं। देखिए राफ्ट कैसा होता है। और साथ ही रिवर गाइड भी रखना ज़रूरी है। गाइड के निर्देश पर चप्पू दाएं बाएं आगे पीछे आवश्यकता अनुसार चलाए जाते हैं। यह खेल रोमांच एवं जोखिम से भरा है, इसलिए इस खेल में भाग लेने वालों के लिए लाइफ जैकेट और हेलमेट पहनना आवश्यक है। और दुर्घटना होने पर लाइफ जैकेट खिलाड़ी को डूबने से क्या करता है, बचाता है। उसके बाद है कैनाइंग और कयाकिंग। ये क्या है, जल क्रीड़ा का दूसरा रूप है। और कैनोइंग नदियों में की जाती है, जबकि कयाकिंग जलाशयों में खेले जाने वाला खेल है। देखो कैनोइंग और कयाकिंग इसमें क्या फ़र्क है। कैनोइंग नदियों में खेला जाता है और कयाकिंग जलाशयों में। दुर्घटना न हो इसलिए विशेष सावधानी की आवश्यकता है और लाइफ जैकेट एवं हेलमेट पहनना आवश्यक होता है। उसके बाद है हवाई खेल। अभी तक हमने स्थलीय खेल देखे, जलीय देखे, अभी हम देखेंगे हवाई खेल। पर्वतों से घिरी घाटियों में अनेक हरे भरे मैदान हैं जो बैलूनिंग, देखो चित्र दिख रहा है पैरासेलिंग का, पैराशूट का, हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग व पैरासेलिंग जैसे साहसिक और उमंग भरे खेलों के लिए सर्वथा उपयुक्त है। मनुष्य की पक्षियों के भांति आकाश में उड़ने की अभिलाषा को ये हवाई खेल बड़ी आसानी से पूरा कर देते हैं। उसके बाद है बैलूनिंग। एक ऐसा हवाई खेल है जिसमें भरपूर आनंद एवं मनोरंजन होता है। इसके लिए खुले मैदान की आवश्यकता होती है। एक बड़े गुब्बारे के नीचे 6 से 7 लोगों के बैठने के लिए टोकरी नुमा जगह बनी रहती है। देखो जैसे कि वहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है कि यह जैसे कि टोकरी नुमा जगह है और वहाँ पे 6 से 7 लोग उसमें बैठ सकते हैं। गर्म हवा के दबाव से गुब्बारे को उड़ाया जाता है और गुब्बारा कितनी फीट तक ऊंचा उड़ता है, 100 फीट तक की ऊंचाई तक जा सकता है। और हवा ठंडी होने पर गुब्बारा नीचे आ जाता है। गुब्बारे के साथ हवा में तैरने का रोमांचकारी अनुभव लेने के लिए उत्साही लोग बड़ी उमंग से इस खेल में भाग लेते हैं। पैराग्लाइडिंग और हैंग ग्लाइडिंग रोमांचकारी हवाई खेल है और इसके लिए प्रशिक्षित सदस्यों का सहयोग लेना पड़ता है। पैराग्लाइडिंग के लिए ऐसे स्थलों का चुनाव किया जाता है जहां 35 अंश से 45 की ढलान हो, साथ ही पेड़, तार आदि की कोई बाधा न हो और दौड़ने के लिए 100 से 75 मीटर समतल भूमि हो और उतरने के लिए 10 बाय 10 का 10 मीटर का स्थान होना चाहिए। और पिथौरागढ़ और भीमताल में पैराग्लाइडिंग और हैंग ग्लाइडिंग की सुविधा उपलब्ध होती है। इस रोमांचकारी खेल में 1 या 2 व्यक्ति ही भाग ले सकते हैं। इसमें शरीर का संतुलन बनाए रखना ज़रूरी होता है। इसमें ग्लाइडर, हार्नेस, डोरी और हेलमेट आदि की आवश्यकता होती है। और हवाई खेलों में पैरासेलिंग भी एक लोकप्रिय खेल है। इसमें लगभग 200 बाय 50 मीटर के खुले मैदान में गाड़ी और पैरासेलिंग की आवश्यकता से
हवा में तैरने का आनंद प्राप्त किया जा सकता है। और गाड़ी में रस्सी की सहायता से पैरासेल बांध दिया जाता है और गाड़ी के चलने के साथ साथ खिलाड़ी भी धीरे धीरे दौड़ता है, जिससे पैरासेल में हवा भर जाती है और खिलाड़ी हवा के ऊपर उठता जाता है। कुछ सेकंड हवा में रहने के बाद खिलाड़ी इसी तरह धीरे धीरे नीचे आ जाता है। इस खेल में जीप, पैरासेल, रस्सी, हेलमेट और हार्नेस आदि की आवश्यकता होती है। सामान्यतः खेले जाने वाले दौड़ कूद और खेलों की अपेक्षा इन रोमांचकारी खेलों को खेलने का आनंद लेते हैं। प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना मन की तरंगों पर झूलने का ऐसा आनंद कहीं नहीं मिल सकता है। और जो इन खेलों की ओर रुचि बढ़ती जाती है, त्यों प्रकृति की विराटता, उदारता और वरदानों को परखने की जो समझ है वो क्या होती है, विकसित होती है। और इनसे साहस, उमंग, ऊर्जा, निर्भरता, तत्परता, सदाशयता और मैत्री के भाव जीवन के अनिवार्य अंग बन जाते हैं। ये खेल जीवन में सकारात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं। ये पाठ रोमांचकारी खेल, ये पाठ अच्छे से समझकर अपनी नोटबुक में शब्दों के अर्थ लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।